हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निराला एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर लोकतंत्र। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिविक्स चैप्टर नंबर 1 लोकतंत्र। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है। तो हमें ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर लोकतंत्र होता क्या है, लोकतंत्र की कौन कौन से विशेषताएं हैं, कौन कौन से खामियां हैं। आज हम लोग इस चैप्टर में ये सब कुछ समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोकतंत्र शासन की एक ऐसा व्यवस्था है। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। इसका मतलब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में शासकों का चुनाव, जो भी जनप्रतिनिधि हमारे बीच होते हैं, जो हमारे ऊपर शासन करते हैं, इसका चुनाव लोग करते हैं। कौन करते हैं? लोग करते हैं। इसका अर्थात ये हुआ, इसका मतलब कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जितने भी लोग होते हैं, वो चुन करके किसी एक अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और वही पूरे क्षेत्र पे शासन करता है एक निश्चित समय के लिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं शासक को हम चुन करके भेजते हैं, मतलब जनता चुन करके भेजती है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं शासन व्यवस्था जनता के हाथ में होता है। अब्राहम लिंकन के अनुसार, अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनके अनुसार लोकतंत्र का एक बहुत ही खूबसूरत सा स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है कि लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है। उन्होंने क्या कहा? जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है। इसका मतलब कहीं ना कहीं लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ है। जनता जिसे चाहे उसे सत्ता में ला सकती है और जिसे चाहे उसे सत्ता से बाहर कर सकती है। तो उनके अनुसार लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, ये एक यूनानी शब्द है जो डेमोक्रेसिया से मिलकर बना है। और ये डेमोक्रेसिया भी दो शब्द से मिलकर बना है। पहला डेमोस, दूसरा क्रेशिया। डेमोस प्लस क्रेशिया। डेमोस का अर्थ होता है लोग, डेमोस का अर्थ होता है लोग, और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। इसका मतलब डेमोक्रेसी शब्द का मतलब होता है लोगों का शासन, मतलब जनता का शासन। तो आप समझ गए होंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था या लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का शासन, मतलब इसमें लोगों का शासन होता है अल्टीमेटली। अब हम लोग लोकतंत्र को अच्छे से समझने के लिए हम लोग कुछ अलग अलग कंट्री का एग्जाम्पल लेंगे। अलग अलग देश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि एक्चुअली में लोकतांत्रिक व्यवस्था कब भंग हो जाती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग लेंगे पाकिस्तान का। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, वहाँ पे अक्टूबर 1999 को क्या हुआ था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में लोकतांत्रिक निर्वाचित सरकार को हटाकर खुद को मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया। उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे। इसका अर्थ क्या हुआ? नवाज शरीफ जो एक निर्वाचित सरकार थी, जिनकी मतलब वो लोगों द्वारा चुनी गई सरकार थी, लेकिन उसे हटा करके और वहाँ के जनरल परवेज मुशर्रफ जो सेना के चीफ थे, जनरल परवेज मुशर्रफ, उन्होंने इनके सत्ता को हटा करके और खुद को वहाँ का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया। ठीक है। बाद में वह खुद को राष्ट्रपति घोषित कर और जनमत संग्रह कराकर अपना कार्यकाल को 5 साल के लिए बढ़ा लिया। बाद में उन्होंने जनमत संग्रह भी कराया और खुद को राष्ट्रपति घोषित करके और अपने कार्यकाल को भी 5 साल के लिए बढ़ा दिया। तो बाद में उन्होंने क्या किया? खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया और जनमत संग्रह कराकर अपने कार्यकाल को, मतलब अपना टेन्योर को 5 साल के लिए बढ़ा लिया। सबसे पहले खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और बाद में
5 साल के लिए अपने कार्यकाल को भी बढ़ा दिया। अगस्त 2002 में अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए, ये याद रखिएगा, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए संविधान को ही बदल दिया। मतलब पाकिस्तान के संविधान को लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर अगस्त 2002 में उन्होंने संविधान बदल दिया और इसके अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता था। मतलब अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए संविधान बदल दिया और इसके अनुसार उन्होंने एक नया अपने पावर को, अपनी एक शक्ति को जोड़ लिया जिसमें राष्ट्रपति राष्ट्रीय या प्रांतीय असेंबली को भंग कर सकता था। मतलब कहीं ना कहीं ये अपने हाथ में पूरी सत्ता को बनाने के लिए आसपास के सारे अलग अलग असेंबली को ये भंग करना चाह रहे थे। अब मंत्रिपरिषद के कामकाज पे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती थी। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती थी जिसके ज़्यादातर सदस्य कौन थे? फौजी थे। अब आप ये समझ लीजिए कि जनरल परवेज मुशर्रफ जो सेना प्रमुख थे, उन्हीं के ज़्यादातर सदस्य जो फौजी थे, उन्हीं को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में जगह दे दिया गया और उन्हीं की निगरानी रहती थी पूरे मंत्रिपरिषद के कामकाज पे। मतलब कहीं ना कहीं ये अपनी सदस्यता बनाने के लिए, अपना सत्ता पे अपना कब्जा बनाने के लिए ये ज़्यादातर अपने ही जो फौजी भाई थे उन्हीं को ये सभी जगहों पे अपने ही लोगों को बिठाना चाह रहे थे। इस कानून के पास होते ही पाकिस्तान में चुनाव कराकर कुछ अधिकारी को भी नियुक्त कर दिया, लेकिन सर्वोच्च सत्ता जनरल परवेज मुशर्रफ के पास ही रहती है। इसका मतलब वो पाकिस्तान में चुनाव भी करवा देते हैं और कुछ अधिकारी को उसके तहत नियुक्त भी कर देते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा? सर्वोच्च सत्ता अभी भी उनके हाथ में थी, जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथ में थी। तो हम इसे कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं कह सकते। भले वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखने के लिए या ऐसा दिखाने के लिए कि हाँ यहाँ भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसलिए वो चुनाव तो करवा दिए, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता अभी भी अपने हाथ में एकल अधिकारी के रूप में अपने ही हाथ में लिए बैठा था। अतः पाकिस्तान में चुनाव होने के बाद भी शासक जनता द्वारा नहीं चुना गया था, लेकिन वो सर्वोच्च शक्ति उसके पास नहीं थी। चुनाव होने के बाद भी शासक जो है वो जनता द्वारा नहीं चुनी गई, इसलिए हम इस सरकार को हम लोकतांत्रिक सरकार नहीं कहेंगे। तो आप कहीं ना कहीं सबसे पहली बात समझ गए होंगे कि लोकतांत्रिक ढंग से किस तरह से हम शासक का चुनाव कर सकते हैं। यदि हम शासक का चुनाव करते हैं तो उसी के पास अंतिम फैसला लेने का शक्ति होना चाहिए, ना कि किसी और के हाथ में। जैसा कि आपने देखा पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथ में अंतिम फैसला करने की शक्ति थी, जबकि वहाँ की जनता ने उसे नहीं चुना था और जिसका चुनाव हुआ था उसके पास अंतिम फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं था। तो पहला टर्म आप समझ गए होंगे लोकतंत्र की, कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार जिसे चुना जाएगा वो पूरी तरीके से जनता द्वारा चुनी जानी चाहिए और उसी के पास अंतिम फैसला करने का अधिकार होना चाहिए। तो आप लोगों ने पहला एग्जाम्पल देख लिया पाकिस्तान का, अक्टूबर 1999 की कहानी। अब हम लोग देखते हैं दूसरा कंट्री, चीन की बात करते हैं। चीन में भी ऐसा ही कुछ घटना घटी थी जो हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था के एक पैरामीटर को और समझा देगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। चीन की संसद को कवांगो रेममिन दाइवियो दाहुई कहते हैं। मतलब राष्ट्रीय जन संसद, वहाँ की जो संसद है उसको हम लोग कवांगियो रेममिन दाइवियायो दाहुई कहा जाता है। इनका चुनाव प्रत्येक 5 वर्षों में होता है। कितने वर्षों में होता है? 5 वर्षों में। 5 वर्षों में इनका चुनाव होता है। एक मिनट। हाँ, इसमें पूरे चीन के लगभग 3000 सदस्य हैं इसके संसद में। जैसे हमारे देश में संसद है, उस तरह से वहाँ की जो संसद होती है उसमें लगभग पूरे चीन से लगभग 3000 सदस्य होते हैं, जिसमें
कुछ सदस्य का चुनाव सेना भी करती है। इसमें सेना का भी पार्टिसिपेशन होता है और सेना भी लगभग कुछ सदस्यों का चुनाव वहाँ करते हैं। चुनाव में लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की मंजूरी लेनी पड़ती है। जैसे कि हम लोग यहाँ माने इंडिया की बात करें तो इंडिया में कोई भी पार्टी अपना एक निष्पक्ष तरीके से खुद की पार्टी तैयार कर सकता है, उसे किसी की मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चुनाव में चीन में कहीं आपको चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ने से पहले जितने भी उम्मीदवार हैं उन सबको वहाँ की एक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से जाकर के मंजूरी लेनी ही पड़ती है। मतलब कोई भी चुनाव लड़े लेकिन अल्टीमेटली पार्टी एक ही रहेगी, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, और वही वहाँ पे हमेशा से शासन करती आएगी। अतः सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है, चाहे कोई भी हो, किसी की भी सरकार बने, लेकिन हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी ही हमेशा से शासन करेगी। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पे चुनाव तो होंगे, अलग अलग समय पे चुनाव होंगे, लेकिन हमेशा से सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती रहेगी, जो कि लोकतंत्र के सिस्टम के खिलाफ है। यदि एक ही पार्टी बार बार उसी की सरकार बनती चली जाएगी तो इसका एकल अधिकार हो जाएगा, जो कि लोकतांत्रिक सिस्टम के बिल्कुल खिलाफ है। अब हम लोग देखते हैं तीसरी कंट्री मैक्सिको के बारे में। मैक्सिको के बारे में भी देखते हैं, ये भी हमें लोकतंत्र के कुछ नए पैरामीटर समझाएगा। जैसे 1930 में आज़ादी के बाद मैक्सिको में हर वर्षों में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। हर एक मिनट, हाँ, तो यदि हम मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको को आज़ादी मिली 1930 में, और आज़ादी के बाद मैक्सिको में हर 6 वर्षों में राष्ट्रपति का चुनाव कराए जाते थे। देश में कभी कभी सेना शासन या तानाशाही शासन भी नहीं आई। मतलब जैसे कि हम लोगों ने देखा था पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ का शासन आया था, मतलब सेना शासन था, या किसी भी तरह का तानाशाही शासन नहीं आया, किसी एक आदमी के हाथ में सत्ता भी नहीं आई। तो फिर हम लोग इसकी स्टडी क्यों कर रहे हैं, देखते हैं। सन 2000 तक हर चुनाव में वहाँ पर भी PRI मतलब इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी का ही को ही जीत मिलती थी, विपक्षी दल कभी जीत ही नहीं पाती थी। मतलब 1930 में आज़ादी मिलने के बाद सन 2000 ईस्वी तक हर चुनाव में PRI पार्टी को ही जीत मिलती थी और विपक्षी दल कभी नहीं जीत पाती थी। इसका मतलब वो अपनी सत्ता में लाने के लिए, अपने आप को सत्ता में लाने के लिए वो हो सकता है कि कई सारे कूटनीतियों का उपयोग करता होगा, जिस कारण इतने लंबे समय तक एक ही पार्टी सत्ता में बनी रही। लेकिन ये लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से गलत था, क्योंकि PRI गलत तरीके से कूटनीतियों का उपयोग कर सत्ता हासिल करता था। अब जैसे हम बात करेंगे, PRI बार बार 1930 से लेकर 2000 ईस्वी में लगभग 70 सालों तक का शासन अपने हाथ में बनाए रखी। तो इसके पीछे आखिर क्या होता था? तो PRI गलत तरीके से कूटनीतियों का उपयोग कर लेता था और सत्ता हमेशा अपने हाथ में ही बनाए रखता था। जैसे वो क्या करता था कूटनीतियों के तहत, वो सरकारी कर्मचारी को पार्टी की बैठक में शामिल होना अनिवार्य कर दिया। मतलब जितने सरकारी कर्मचारी हैं उसे पार्टी की बैठक में शामिल होना अनिवार्य कर दिया, और उसमें वो अपने ही पार्टी को कैसे जीत हासिल की जाए उसके लिए जितने भी कुनीतियों का उपयोग करता था, सारे षड्यंत्रों को वो उनको कहता था और उन्हें अपने प्रांत में अपने पार्टी का जोर शोर से मतलब उसका प्रचार करने के लिए कहा जाता था उन्हें। सरकारी स्कूल के अध्यापक को, सरकारी स्कूल के जो टीचर्स होते हैं उन्हें बच्चों के माता पिता को PRI को ही वोट देने को कहता था। इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे कितने बुनियादी लेवल से वो अपने पार्टी का जोर शोर से प्रचार में लगा हुआ था, जो कि एक तरह का कुनीति है। इस तरह से आप किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने पार्टी का इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। मीडिया द्वारा विपक्षी दल की आलोचना भी करता था वो। इसका मतलब ये हुआ कि मीडिया भी पूरी तरह से उसके कंट्रोल में था,
जो कि विपक्षी दल की आलोचना करता था। जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे कि यदि अपने आप को कहीं अच्छे से दिखाना है तो आप अपने से जो अपोजिशन वाला है उसको डाउन दिखाना शुरू कर दीजिए, आपकी छवि ऑटोमेटिक बनना शुरू हो जाएगी। तो मीडिया भी हमेशा से विपक्षी दल की आलोचना करता रहता था। चुनाव के अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को हटा दिया जाता था। लास्ट मोमेंट पे जो भी बूथ सेंटर्स होते हैं, जहाँ पे मतदान होते हैं, जहाँ वोटिंग होती है, उन सभी केंद्रों को हटा दिया जाता था, उसे कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता था। और इस कारण जनता कभी कभी वोट ही नहीं दे पाती थी। यदि जहाँ पे विपक्षी दल का बहुत ज़्यादा वोट हुआ करता था, जहाँ विपक्षी दल को बहुत ज़्यादा वोट मिलता था, वैसे ज़्यादातर जगहों को लास्ट मोमेंट पे उस मतदान केंद्रों को ही हटा देता था। चुनाव अभियान में काफ़ी पैसे खर्च किया जाता था, चाहे वो लालच दे करके या घूस दे करके, लोगों को लालच में फंसा करके, और अपने पीआरआई पार्टी को हमेशा से 70 सालों से सत्ता में बनाए रखा था, जो कि लोकतांत्रिक सिस्टम के बिल्कुल खिलाफ है। अतः एक लोकतांत्रिक सरकार में वर्तमान पार्टी की हारने की संभावना होनी चाहिए। इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि एक लोकतांत्रिक सरकार में एक ही पार्टी लंबे समय से कहीं सत्ता में है, तो जाहिर सी बात है वो कुछ कुछ कुनीतियों का उपयोग जरूर कर रहा है। क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार में पार्टी की हारने की कम से कम संभावना होनी चाहिए, उसके विपक्ष में कोई खड़ा होना चाहिए और उसकी संभावना बननी चाहिए कि हाँ, ये पार्टी हो सकती है कि ये हारे। लेकिन वहाँ पे पीआरआई पार्टी ही हमेशा से सत्ता में रही, 70 सालों तक रही, और संभावना ही ना बनने दिया कि वो पार्टी कभी हार जाए। तो ये एक लोकतांत्रिक सिस्टम की पहचान बिल्कुल नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। एक व्यक्ति, एक वोट, एक मोल। लोकतंत्र में ये बहुत ज़रूरी है कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। मतलब यदि किसी समाज में कुछ उच्च धर्म के लोग रह रहे हैं, कुछ नीचा धर्म के लोग हैं, निचली जाति या उच्च जाति, ना तो जाति, धर्म, रंग भेदभाव, किसी भी तरीके का भेदभाव किए बगैर सभी व्यक्ति का एक एक वोट होना चाहिए और सबका मूल्य भी बराबर होना चाहिए, सबका एक समान मोल होना चाहिए। किसी के वोट का ज़्यादा ज़्यादा कीमत या ज़्यादा मूल्य, या किसी के यदि वो निचली जाति का तो उसके वोट के मूल्य को कम नहीं आंकना चाहिए। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक पहचान है। अब देखते हैं हम लोग आगे। इस अधिकार से वंचित कुछ उदाहरण हैं। एक व्यक्ति, एक वोट, एक मोल। इन सब से हट करके उन्हें इस अधिकार से वंचित रखा गया, ऐसे कुछ उदाहरण हमारे बीच है। चलिए हम लोग देखते हैं। 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट का अधिकार था ही नहीं। 2015 के पहले यदि हम देखें तो सऊदी अरब में औरतों को वोट ही देने का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन 2015 के बाद उन्हें ये वोटिंग का अधिकार प्राप्त हुआ। एस्टोनिया में रूसी अल्पसंख्यक एस्टोनिया में रूसी अल्पसंख्यक समाज को मतदान का अधिकार नहीं था। जैसा कि हम जान रहे हैं, एक व्यक्ति, एक वोट, एक मोल होना चाहिए, लेकिन एस्टोनिया में रूसी अल्पसंख्यक, जो अल्पसंख्यक थे, जिनकी संख्या कम थी, उन्हें समाज में मतदान का अधिकार था ही नहीं, उन्हें वोट देने का अधिकार था ही नहीं। ये एस्टोनिया कहाँ है, इसके बारे में आप बगल में मैप में देख सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ बगल पे लगा दूंगा, आप इसे देख लेंगे। थर्ड, फिजी के चुनाव प्रणाली में मूलवासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी वोट से ज़्यादा था। इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि फिजी में जो चुनाव प्रणाली था, फिजी कहाँ एक आइलैंड वाला पार्ट है, मैं ये भी दिखा दूंगा। फिजी के चुनाव प्रणाली में मूलवासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल फिजी के वोट से ज़्यादा था। देखिए, फिजी एक आइलैंड कंट्री है, जो जिस समय हम इंडिया वाले जिस समय ब्रिटिश के अंडर में काम किया करते थे, हम लोग ब्रिटिश के अंदर गुलाम थे, उस समय
फिजी पे अक्सर हम भारतीयों को स्लेव के रूप में, मतलब दास के रूप में, गुलाम के रूप में हमें यहाँ से वहाँ पे शिफ्ट किया जाता था। और वहाँ पे यदि चुनाव होती थी तो उस समय फिजी के जो मूल निवासी थे उनके वोट को कुछ ज़्यादा ही आंका जाता था, जबकि हम भारतीय मूल के जो लोग थे वो फिजी निवासी, वहाँ पे हम लोगों के वोट का, मतलब भारतीय लोग जो थे उनके वोट की कीमत बहुत ही कम आंकी जाती थी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक व्यक्ति एक वोट एक मोल की जो भावना है या एक मोल की जो व्यवस्था है, ये बिल्कुल इन सभी जगहों पे लागू नहीं होती थी। अतः लोकतंत्र के मूल सिद्धांत लोगों के राजनैतिक समानता पर आधारित होने चाहिए। अतः आप ये समझ गए होंगे कि लोकतंत्र का जो भी मूल सिद्धांत है वो लोगों को राजनैतिक समानता पर आधारित होनी चाहिए। मतलब वो कोई भी हो, हमें इन सब से ऊपर उठ करके जाति, धर्म, भेदभाव, ऊंच नीच, इन सब से ऊपर उठ करके और सबके मोल, सभी के वोट का एक ही मोल रखना चाहिए। किसी का भी वोट का ज़्यादा और कम नहीं आंकना चाहिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं जिम्बाब्वे की कहानी। ये हमारी, हम लोग देख लिए पाकिस्तान की कहानी, देख लिए हम लोग चीन की कहानी, देख लिए और फिर हम लोग मैक्सिको की कहानी देख लिए। अब हम लोग देखते हैं जिम्बाब्वे की कहानी। ये जिम्बाब्वे क्या थी? जिम्बाब्वे में ऐसा क्या था कि हम लोग इसको लोकतांत्रिक व्यवस्था में गड़बड़ी के तौर पे हम वहाँ पे भी देख रहे हैं। जिम्बाब्वे में 1980 में गोरों के शासन से मुक्ति के बाद देश में जानु पीएफ पार्टी के नेता रॉबर्ट मुगाबे, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता संघर्ष करने वाले थे, वो शासन कर रहे थे। आप लोगों ने क्या देखा कि जिम्बाब्वे में 1980 में ब्रिटिशर से आज़ादी मिलने के बाद, मतलब गोरों से मुक्ति मिलने के बाद, वहाँ पे जानु पीएफ पार्टी के नेता रॉबर्ट मुगाबो शासन कर रहे थे। ये रॉबर्ट मुगाबो कौन थे? तो एक स्वतंत्रता संघर्ष करने वाले, जो जिम्बाब्वे के स्वतंत्रता के लिए बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, वो थे। तो फिर हम लोग इसके बारे में क्या पढ़ रहे हैं? चुनाव नियमित होता तो था, लेकिन हमेशा जानु पीएफ दल ही जीतता था। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि बार बार जानु पीएफ की पार्टी ही जीतती रही स्वतंत्रता के बाद। राष्ट्रपति मुगाबे लोकप्रिय थे, वो बहुत पॉपुलर भी थे। राष्ट्रपति मुगाबे बहुत लोकप्रिय थे, लेकिन वे गलत तरीके से चुनाव जीता करते थे। क्यों? क्योंकि वो गलत तरीका अपना लिया। इसीलिए हम लोग ये देख रहे हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये असंवैधानिक माना जाता है कि आप गलत तरीके से बार बार शासन व्यवस्था में आ रहे हैं और गलत तरीके के उपयोग करने से आप बार बार आपको सत्ता मिल रही है। जैसे वो क्या करते थे? संविधान बदल कर राष्ट्रपति शक्तियों में वृद्धि कर देते थे। मतलब वो संविधान को सबसे पहले बदल दिया और खुद को राष्ट्रपति घोषित कर उसकी शक्तियों में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर दिया। जैसे विपक्षी दल के सभाओं में गड़बड़ कर उन्हें परेशान कर देते थे। विपक्षी दल के जितने भी सभा हुआ करते थे, जितने भी ऑपोजिशन वाले सभा करते थे, असेंबली करते थे या अपने संगठन बनाने की कोशिश करते थे, उसमें वो गड़बड़ करके और उन्हें परेशान किया करते थे। सरकारी विरोधी प्रदर्शन और आंदोलन को गैर कानूनी घोषित कर देते थे। जितने भी सरकार के विरुद्ध, जितने भी सरकार विरोधी प्रदर्शन थे, जो सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करते थे, उनके खिलाफ आंदोलन करते थे, उन सबको गैर संवैधानिक घोषित करके उन्हें भंग कर दिया करते थे। राष्ट्रपति के आलोचना के अधिकार को सीमित कर दिए। मतलब राष्ट्रपति के खिलाफ जो अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, राइट टू फ्रीडम होता है, जिसमें हम कुछ भी बोल सकते हैं, राइट टू स्पीक होता है, ये सारे जितने भी राष्ट्रपति को या सरकार के खिलाफ बोलने के लिए उनकी आलोचना का अधिकार जो था, उसको बहुत ही लिमिटेड कर दिया कि आप बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते सरकार के खिलाफ। आगे बढ़ते हैं तो टीवी और अखबारों में केवल शासक दल के विचार को ही दिखाना होता था, और वो भी पॉजिटिव तरीके से। टीवी हो या अखबार हो, मतलब जो भी मीडिया वाला था, जितने भी मीडियम थे कम्युनिकेशन के, उन सब पर इन्हीं का, जानु पीएफ के जो नेता रॉबर्ट थे,
इनका रॉबर्ट मुगाबे इनकी पूरी तरह से नियंत्रण था। अखबार पत्रकारों को सरकार की आलोचना करने पर परेशान किया जाता था। जितने भी अखबार के पत्रकार हुआ करते थे, रिपोर्टर होते थे, इन सबको सरकार की कहीं आलोचना कर दिया तो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था। उसने सरकारी जजों पर दबाव डालकर अपने विरोधियों को रोकना चाहा। उन्होंने सरकारी जज पर भी दबाव डाल दिया और सरकारी जजों पर दबाव डालकर अपने जितने भी विरोधी होते थे उन सबको रोक दिया करते थे। उन्हें उनके सारे संगठनों को भंग कर दिया करते थे या उन्हें बहुत अलग अलग तरीके से उन्हें परेशान करते थे। 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। लास्ट में कहते हैं ना कि आप भले चुन करके आए, आप बहुत बड़े संघर्ष स्वतंत्रता संघर्षी भले थे, लेकिन आप यदि लोकतांत्रिक सिस्टम में अच्छे से नहीं चलेंगे तो जनता आपको सत्ता दे सकती है, तो आपसे सत्ता छीन भी सकती है। यही हुआ मुगाबे के साथ। 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। अतः हम देख सकते हैं कि लोकप्रिय नेता, जो बहुत पॉपुलर नेता था, स्वतंत्रता में भी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, वैसे लोग को भी अलोकतांत्रिक या तानाशाह वो भी हो सकता है और उन्हें भी सत्ता उनके भी हाथ से छीनी जा सकती है। लोकतंत्र में चुनाव के पहले और बाद की स्थितियों पर नज़र डालना चाहिए। यदि आपको ये देखना है कि कहीं भी सत्ता, किसी की भी सत्ता हो, किसी भी सरकार हो, वो अच्छे ढंग से चल रही है या नहीं, लोकतांत्रिक सिस्टम के थ्रू चल रहा है कि नहीं, तो आपको उसके चुनाव के पहले और बाद की स्थितियों पे बड़े गौर से नज़र डालना चाहिए। लोकतंत्र में शासक को जनता को सोचने, अपनी राय व्यक्त करने, संगठन बनाने, विरोध करने व अन्य राजनीतिक संगठन बनाने का अधिकार होना चाहिए। क्या देखें हम लोग कि लोकतंत्र में, कहीं हम लोकतांत्रिक सिस्टम में जी रहे हैं तो लोकतंत्र में शासक को जनता को सोचने, अपनी राय व्यक्त करने, मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी जो होती है वो, संगठन बनाने, विरोध करने और अन्य राजनीतिक संगठन बनाने का अधिकार होना चाहिए। इन अधिकारों की रक्षा हेतु स्वतंत्र न्यायपालिका भी होनी चाहिए। बिल्कुल स्वतंत्र, फ्री न्यायपालिका होनी चाहिए, फ्री जुडिशरी होनी चाहिए। मतलब वहाँ के जितने भी जज हैं या जितनी भी न्यायपालिका है, जो न्यायपालिका के कार्य फील्ड में काम कर रहे हैं, उन सबको पूरी आज़ादी होनी चाहिए कि वे जनता के अधिकार की रक्षा हेतु वो काम कर सके आज़ादी से। वहाँ पे किसी भी पार्टी का उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होना चाहिए। कोई भी पार्टी उसके ऊपर दबाव डाल करके और अपनी बात नहीं मनवा सके, ऐसी न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए। न्यायपालिका अर्थात वहाँ की जुडिशरी, वहाँ के जितने भी जज हैं, न्यायालय है, ये सारे बिल्कुल स्वतंत्र होने चाहिए। अतः लोकतंत्र सरकार को संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकार की रक्षा व सम्मान करना चाहिए। अतः लोकतांत्रिक सरकार को जितने भी वहाँ के रहने वाले नागरिक हैं उनकी रक्षा व सम्मान करने के लिए हमेशा लोकतांत्रिक सिस्टम को बड़े ही मजबूती से खड़े रहने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली लोकतांत्रिक सरकार जो होती है वो जनता अपने शक्ति के बल पे ही उन्हें सत्ता दे सकती है। तो कहीं ना कहीं हम ये भी देख रहे हैं कि कहीं जनता का डिसीजन गलत होता है तो वो सत्ताधारी जो होता है, जिसके हाथ में सत्ता होता है, वो गलत भी हो सकता है, भले वो बहुत लोकप्रिय नेता ही क्यों ना हो। तो हम लोगों ने ये बहुत ही अच्छे से समझ लिया कुछ कुछ देश के एग्जाम्पल को देख करके कि लोकतंत्र में एक्चुअली कैसे कैसे लोकतांत्रिक रूप ले सकता है, लोग कैसे कैसे हो सकते हैं, नेता क्या क्या कर सकते हैं, लोकतांत्रिक सिस्टम को कैसे भंग कर सकते हैं। चलिए बाकी पढ़ेंगे अगले क्लास में।